कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, वो दुश्मन नहीं है, तो उसे खत्म करने की बात कहां से आती? और जब आप ऐसा करते हैं तो जो भी सेंसिबल विदेश, कोई भी सेंसिबल, वो सच का साथ देगा। उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। यूरोप पाकिस्तान का साथ देगा, आपको अच्छा लगे या बुरा। इट इज नॉट अबाउट मिस्टर मोदी। आपने कहा जंग से हम बाहर निकले, शुरू किसने की? हम अगर ये ना समझ पाए कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे, तो फिर आगे समझना ही मुश्किल हो जाए। कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझे। अंदर से जब हम सोचते हैं तो क्या हमें नहीं पता हमारे देश में कितने आतंकी हैं? हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहां रहते हैं। हमारे देश में दलितों को मारने वाले बेमतलब कौन होते हैं? भगवान के भेजे तो लोग नहीं होते। मुसलमानों को यहां पे मारपीट करने वाले कौन होते हैं? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले आतंक ही तो फैला रहे हैं। हम बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप दिल्ली आएँ और हम लोग बातचीत करें। बातचीत इस पर करना चाहते थे कि अभी-अभी देश तकरीबन जंग से बाहर आया है। हम चले ही गए थे, ऐसा लग रहा था जंग हो जाएगी। और उस दौर में हमें एक बात का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है कि फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हमारे साथ जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो नहीं खड़ी हुई। और ना सिर्फ ये कि नहीं खड़ी हुई, ये भी लगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये भी लगा कि इतनी जो लगातार विदेश यात्राएं चल रही हैं हमारे प्रधानमंत्री की, वो बिल्कुल नाकाम है, उनका कोई असर नहीं है। हमने कोई नया दोस्त नहीं जीता है, पुराने दोस्त गंवाए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उसमें दूसरे लोगों ने जुर्रत कर ली है टांग अड़ाने की, और उसको बायलैटरल से एक फसाद ऐसा बनाने की जिसमें कोई भी आकर के बोल सकता है। लेकिन चाहे सुषमा स्वराज जी हों, चाहे अभी जयशंकर जी हों, ये विदेश मंत्री के बजाय विदेश सचिव का रोल प्ले करते हुए मोदी जी के लिए दिखते हैं। और इन्होंने जो शुरुआत से अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश की, वो ना पहले इनकी चल पाई थी, ना अब चल पाई। आपने कहा जंग से हम बाहर निकले, शुरू किसने की? हम अगर ये ना समझ पाए कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे, तो फिर आगे समझना ही मुश्किल हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझे। लेकिन बीजेपी को, चाहे मोदी जी हों, चाहे इनके नेतागण हों, इन्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, बस यही दिखता है। हम आपको बड़ा क्लियरली बता दें, पाकिस्तान से उलझने की जरूरत पिछले 20 सालों में कभी नहीं रही। जब मैं कहता हूं 20 साल, तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां अटल बिहारी जी हमें छोड़ गए। कोई जरूरत नहीं थी कारगिल को युद्ध बनाने की। कारगिल में घुसपैठिए आ रहे थे, उनको हमने मारा। वो कोई युद्ध नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान वॉर। लेकिन नॉमेनक्लेचर दिया गया, नाम दिया गया युद्ध का, पब्लिक में एक अपील क्रिएट करने के लिए कि देखिए हम भी वही कर सकते हैं जो कांग्रेस की सरकारें करती आई। भारतीय जनता पार्टी ने वही सिस्टम मोदी जी के समय फॉलो किया। इन्होंने कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की। सेना तो रोज सर्जिकल स्ट्राइक करती है। बालाकोट, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बालाकोट इंडिया में नेशनल मीडिया चैनल्स पे बैठ के मैंने एक्सपोज किया कि वहां पे कौआ कबूतर शायद मरा हो और कुछ नहीं हुआ। और ये बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, इनमें बैठ करके इन्हीं को हमने दिखाया कि कैसे आपका पूरा इंफॉर्मेशन गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फॉलोअर है, और अमूमन ऐसा होता है कि राजनीतिक दलों के जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें अधिकांश ताली बजाने वाले लोग होते हैं। ये चीज मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है।
पुलवामा का तो अभी तक कोई नतीजा मिला नहीं, पहलगाम हमला फिर हुआ। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे। जहां फोकस करना चाहिए वहां पे मोदी जी फोकस नहीं करते। और फिर अगर ये आशा की जाए कि पाकिस्तान के साथ उलझ के जिन जिन देशों में ये जाके अपना वो हमसे बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो सच का साथ देते हैं। सच का साथ देने वाले देश पहले भारत का भी साथ देते थे, लेकिन हम अगर फेकोलॉजी पे चलेंगे तो फिर कोई हमको साथ नहीं देगा। अगर हम झूठ बरसेंगे तो हमारे घर के लोग ही अपना साथ छोड़ देंगे, विदेश वाले तो हमारे साथ नहीं आएंगे। हम पहलगाम हमले की शुरुआत को समझते हैं। पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था अगर वहां पे सरकार या वहां की सुरक्षा एजेंसीज मिली हुई ना हो। पॉसिबल ही नहीं था। जितनी दूरी से कोई घुसपैठ करता है, वो जैसे हम राजस्थान, दिल्ली यहां देखते हैं तो जमीन सीधी और प्लेन है, लेकिन अगर हम एलओसी पे जाते हैं तो वहां प्लेन नहीं है। 10-10, 15-15 हजार फीट ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उन्हें लांघना आसान नहीं। और 3-4 लोग तो ऐसे लांघ के आ भी नहीं सकते। वहां सुरक्षा एजेंसियां हमारी लगी हैं, वायुसेना पेट्रोलिंग करती है, आर्मी है। उसमें से लोग अगर आ गए, चलिए मैं कहता हूं आ गए, फिर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हुआ? जो घाटी के अंदर चाहे वो अलग अलग सुरक्षा बल लगे हों, जो होम मिनिस्ट्री के आते हैं, चप्पे चप्पे पर है। चप्पे चप्पे पर है। कश्मीर रहना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। मैं कुछ साल रहा हूं कई वर्षों पहले, पर मैं आज इतना जरूर जानता हूं कि किसी गांव में किसके घर में क्या सब्जी बन रही है, वो इंटेलिजेंस को पता होती है। कि बकरा आज जो मटन बनेगा वो किस कसाई क्या से आया है, ये तक पता होता है। ऐसे में 4 लोग इतने आराम से पॉसिबल नहीं है अनलेस कोई ना कोई उसमें मिला हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक कांस्टेबल लेवल का आदमी मिला हुआ हो। ये एक बहुत बड़ा या तो एक गेम होता है जिसमें अलाउ किया जाता है, और या फिर जब सरकार का कोई अंग, पूरी सरकार को तो हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई अंग ये अलाउ कर रहा है तो फिर पहाड़ों से होके आने की क्या जरूरत है? तो बड़े आराम से कहीं से वायुयान में बैठ के आएंगे, दुबई से उतरे होंगे दिल्ली में, आराम से ले गया होगा दविंदर सिंह जैसा कोई इनको। इतना बड़ा अटैक कराया और हवा में गायब हो गए। किसी तरह पहुंच भी अगर गए थे तो चले कैसे गए? वापसी कैसे हो गई उनकी? कहां हवा में उड़ गए? सो ये हो ही नहीं सकता जब तक बहुत बड़ा सहकार सरकार की तरफ से ना मिला हो उनको। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया था, निकल नहीं पाया। आजकल के इनके जो टेररिस्ट्स नाम इन्होंने दे रखे हैं, ये बड़े आराम से आते हैं, कांड करते हैं, चले जाते हैं, और हमारी 56 इंच की सरकार हाथ मलती रह जाती। अब अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 लोग मारे गए, सेना विफल, सिक्योरिटी एजेंसीज विफल, अजीत डोभाल विफल, अमित शाह विफल, नरेंद्र मोदी विफल, उसके बाद आप पाकिस्तान से उलझ रहे हो। पाकिस्तान से उलझना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस सही होने चाहिए। हमारे देश में हवा चला दी जाती है, पाकिस्तान को मसल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, प्यासा मार दिया जाएगा। मीडिया चैनल्स तो लाहौर पे भी कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में घर बना लिया था किसी ने। इसे हम नॉनसेंस कहते हैं। मैं आज बता रहा हूं कि हम किसी भी देश को खत्म करने की बात ना सोचनी चाहिए ना करनी चाहिए। ये वही ताली बजाने वालों के लिए है, अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए कि घर में तालियां बजेंगी तो वोट मिलेंगे। लेकिन क्या आप किसी देश को खत्म कर सकते हैं? अगर खत्म कर सकते तो इजराइल कब का खत्म हो चुका होता।
अगर खत्म कर सकते तो नॉर्थ कोरिया कब का खत्म हो चुका था। ये तो आधी दुनिया के दुश्मन है, लेकिन आप उन छोटे छोटे आधी दुनिया के दुश्मनों को नहीं खत्म कर पाए। तो आरएसएस के द्वारा खुद बयान किया हुआ कि भारत पाकिस्तान तो भाई भाई हैं, दत्तात्रेय होसाबले का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, वो दुश्मन नहीं है, तो उसे खत्म करने की बात कहां से आती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो जो भी सेंसिबल विदेश, कोई भी सेंसिबल, वो सच का साथ देगा। उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। यूरोप पाकिस्तान का साथ देगा, आपको अच्छा लगे या बुरा। इट इज नॉट अबाउट मिस्टर मोदी। मैं आज दिल्ली में यहां जब आ रहा था आपके पास, तो मैंने अभी कहीं देखा कि G20 का बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स में बड़े बड़े। आई मीन व्हाट इज दिस? G20 का कोई मीनिंग नहीं है। G20 वॉज जस्ट एन इवनिंग पास्ट बाय, और आज की तारीख में बोर्ड अभी भी लगे हैं कि हमने G20 किया, ये किया, वो किया। हम राजनेताओं पे सवाल नहीं करेंगे, हम मिस्टर मोदी पे सवाल नहीं करेंगे इस बारे में। जब आपने पूछा कि विदेश नीति का क्या हुआ, हमारी देश नीति का सोचिए। हमारे देश में इतने पढ़े लिखे आर्यभट्ट की संतानें हैं, 140 करोड़ में से कम 100 करोड़, जो आज भी नहीं समझ पा रही कि बेवकूफ बनाना किसे कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि शायद अपब्रिंगिंग ही मेरी और उनकी एक जैसी, यानी हम हैं ही। सो अगर हम हालात की बात करें, हालात सिर्फ इतने फर्क हैं कि उनके पास 24 करोड़ लोग हैं मात्र, और हमारे पास 150 करोड़ हैं। हालात में सिर्फ इतना फर्क है कि वहां भी आतंक है, आतंकी वहां भी हैं, हमारे यहां भी हैं। लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम अपने पिता को खराब व्यक्ति होने के बावजूद खराब नहीं कह सकते। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमारी मां अगर बहुत खराब व्यक्ति है तो भी हम नहीं कह सकते। यूनिवर्सली हम अपने देश को बुरा नहीं कहना चाहेंगे और ना कहना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ स्पोकन बात है, यानी कहने की बात है। अंदर से जब हम सोचते हैं तो क्या हमें नहीं पता हमारे देश में कितने आतंकी हैं? हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहां रहते हैं। हमारे देश में दलितों को मारने वाले बेमतलब कौन होते हैं? भगवान के भेजे तो लोग नहीं होते। मुसलमानों को यहां पे मारपीट करने वाले कौन होते हैं? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले आतंक ही तो फैला रहे हैं। आतंकवादी का मतलब सिर्फ गोली चलाने वाला नहीं होता है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। आतंक और गुनाह में एक फर्क भी है इन शब्दों में। कोई गोली मार दे तो उसने गुनाह किया, कोई बम फोड़ दे तो उसने गुनाह किया, कोई चाकू मार दे तो उसने गुनाह किया, लेकिन वो चीज करने का मोटिव क्या है, दैट डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिमिनल एंड अ टेररिस्ट। एक गुनाह अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं तो वो क्राइम है, गुनाह है। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहे हैं या करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म। तो हमारे देश में वीएचपी वाले कौन है? हमारे देश में बजरंग दल वाले कौन है? ठीक बात। हमारे देश में आरएसएस वाले कौन है? हमारे देश में नक्सलाइट्स कौन है? क्या नक्सलियों का कोई धर्म है? बिल्कुल है। नक्सलवाद के अंदर जो लोग हैं उन्हें आप पॉपुलेशन में तो काउंट कर रहे हैं ना, तो किसी ना किसी धर्म के तो है। पर नहीं, हमारे देश में हिंदू आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने से 10 बंदूकें मेरे आपके कनपट्टी पे तान दी जाएंगी।
लेकिन याद रहे वो तानने वाले खुद वही हिंदू आतंकवादी होंगे। मैं आज कहता हूं कि बजरंग दल वाले हिंदू आतंकवादी कई सारे हैं उनमें। हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में ये बात सुन करके कोई बजरंग दल वाला मेरी कनपट्टी पे बंदूक तान दे।